नमस्कार मित्रों, मैं नीरज श्रीवास्तव मोतिहारी बिहार से हर बार की तरह इस बार भी एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जो मेरी स्वरचित कहानी है। कहानी का शीर्षक है जादुई दर्पण। आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आएगी और कुछ सीख देकर जाएगी। कहानी के अंत में आप अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। तो शुरू करता हूँ मैं अपनी कहानी जादुई दर्पण। सुनिएगा। रजनी के किचकिच से तो मैं परेशान हो चुका हूँ। जब देखो लड़ती ही रहती है। आज तो घर जाऊंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, आज घर नहीं जाऊंगा। मन ही मन में बुदबुदाता हुआ मनोज पार्क में आकर बैठा ही था कि हवाओं ने बहना शुरू कर दिया। जैसे हवाओं को तो उसके आने का एहसास हो गया था। मनोज के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी और बगल में कुछ सूखे घास जो शायद पैरों की रगड़ से पीले पड़ गए थे। मनोज ख्यालों में डूबा ही था कि अचानक एक आवाज़ ने उसे हिला दिया। अंकल, अंकल, अरे ओ अंकल। मनोज ने इधर उधर देखा, पर उसे कुछ नज़र न आया। उसे लगा शायद उसका वहम है, इसलिए आवाज़ से ध्यान हटाते हुए वह फिर रजनी को भला बुरा कहने में लग गया। कुछ देर बाद वही आवाज़ फिर से आई, अंकल। मनोज डरते हुए काका कौन है? तभी एक आवाज़ आई, अंकल सामने देखो। मनोज ने सामने देखा तो वह दंग रह गया। सामने लगभग 9 साल की एक लड़की पालथी मारे हुए ज़मीन पर बैठी हुई थी, जिसके बाल सुनहरे और आंखें काली थीं। उसके हाथों में अंडाकार दर्पण था, जिसके चारों तरफ सुनहरी पट्टी थी। दर्पण भी लड़की की तरह अद्भुत और रहस्यमय था। दर्पण का आकार इतना बड़ा था कि उसके पीछे लड़की का सारा बदन छिप गया था। केवल उसके 2 पैर और सिर ही दिख रहे थे। दर्पण में एक चीज़ अनोखा था और वह था दर्पण के अंदर का दृश्य। दर्पण में देखने पर दर्पण के पीछे के घास का मैदान दिखाई दे रहा था, जैसे दर्पण के पीछे लड़की का शरीर हो ही ना। मनोज ने आश्चर्य के साथ उस अजनबी लड़की से पूछा, यह क्या चीज़ है? लड़की ने उत्तर दिया, दर्पण। मनोज ने आश्चर्य के साथ बोला, दर्पण? लड़की ने बोला, हाँ हाँ, जादुई दर्पण। मनोज दर्पण को एकटक निहारता रहा और अचानक कहीं खो सा गया। कुछ देर बाद मनोज ने खोए अंदाज में ही बोला, सारी गलती मेरी ही है। बेचारी रजनी तो बस यही कहा था बेचारी रजनी ने तो बस यही कहा था कि वह मुझे चाय नहीं दे सकती क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे तो उसकी खैरियत पूछनी चाहिए थी, पर मैंने तो उसे ना जाने कितना उल्टा सीधा बोल दिया, और तो और थप्पड़ भी मार दिया। नहीं नहीं, मैं ही गलत हूँ, मुझे रजनी से माफ़ी मांगनी ही होगी। यह बोलते हुए मनोज वहाँ से उठकर जाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि उस लड़की ने बोला, अंकल कहाँ जा रहे हो? मनोज पीछे मुड़कर देखा। बेटा, मुझे जाना होगा, मुझे किसी से माफ़ी मांगनी है। मनोज आगे बढ़ा ही था कि तभी वह पीछे मुड़ते हुए बोला, थैंक यू बेटा। पर वह लड़की उसे कहीं दिखाई न दी। मनोज घबरा गया, लेकिन अगले ही पल वह रजनी से मिलने चल दिया। तभी पीछे से आवाज़ आई, अंकल थैंक यू बोलना है तो इस दर्पण का बोलो, जो सबको उसके बुरे कर्मों से अवगत कराता है। मनोज ने पीछे मुड़कर देखा, पर इस बार भी उसे कोई दिखाई न दिया। मनोज ने आगे बढ़ा और थैंक यू जादुई दर्पण बोलते हुए रजनी से मिलने चल दिया। अब मनोज के चेहरे पर गुस्से की जगह मुस्कान थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमें अपने गलती का एहसास हो जाए तो उसे समय रहते सुधार लेना चाहिए। मेरी लघु कथा आपको कैसे लगी? आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा, क्योंकि आपकी समीक्षा हमारे लिए अमूल्य निधि है। आपकी समीक्षा या आपकी आलोचना हमारे लेखनी को एक नई दिशा प्रदान कर सकती है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपका प्यारा नीरज श्रीवास्तव, मोतिहारी बिहार। धन्यवाद।